हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो देखो, आइसोमेरिज्म का चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, और क्योंकि नए बच्चे नए स्टूडेंट हो आप लोग, तो हो सकता है आप कई के लिए एकदम न्यू हो, या कई लोग जानते होंगे इसके बारे में, बहुत बहुत डिटेल नहीं जानते होंगे। बेसिक आइडिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, बट क्या है कैसे है वो तो नहीं पता मुझे। बट पढ़ने के बाद, अब मेरे क्लास करने के बाद आपको पूरा एडवांस आइडिया रहेगा, ठीक है। बेसिक तो रहेगा ही, इवन आपको टॉप क्लास का भी आइडिया रहेगा कि आइसोमेरिज्म में क्या चीजें होती हैं, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, और आगे चल के पढ़ोगे कि व्हाट आर द स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, और इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म क्या होता है ये देखो, सभी लोगों को पढ़ना है, जितने भी स्टूडेंट हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वाले, उन सबको पढ़ना है कि व्हाट आर द आइसोमर्स, ठीक है। तो आइसोमर्स का सबसे पहले डेफिनेशन समझो। देखो, आइसोमर किसको बोलते हैं, चलो आप लोग बताओ। डेफिनेशन आपसे स्टार्ट करते हैं। किन किन चीजों को हम लोग आइसोमर बोलते हैं, किसको आइसोमर बोलते हो? सभी लोग बताओ, व्हाट आर द आइसोमर्स। जितने भी स्टूडेंट हो फर्स्ट ईयर वाले जल्दी से जुड़ो, सबको बोलो जुड़ने के लिए, जो भी स्टूडेंट है। क्योंकि अब टाइम इतना ही, यही टाइम हमको मिलता है, तो इसी टाइम में पढ़ा सकता हूँ, सो ठीक है। जो नहीं देख पाएगा वो कल देखेगा, ठीक है, अभी नहीं कर पाएगा तो। बट कोशिश करो लाइव करने की क्लासेस, ठीक है। जितना लाइव देखो उतना आपके लिए क्या होगा, बेहतर रहेगा। तो आइसोमर क्या होता है, वो सभी कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, बट स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, जनरल फार्मूला सेम हो ही जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और जनरल फार्मूला क्या हो, सेम हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल सकती है, सेम भी हो सकती है और बदल भी सकती है, वो डिपेंड करेगा कौन सा आइसोमर्स है। तो आप देखोगे कि all those compounds having same molecular formula but different structures, क्या हो जाते हैं उनके स्ट्रक्चर्स, क्या हो जाएंगे, डिफरेंट, आर कॉल्ड आइसोमर्स, ठीक है ना। ये आइसोमर का डेफिनेशन है। इनका जनरल फॉर्मूला भी क्या होता है, सेम होता है। आइसोमर में क्या होगा, जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा, ऑल्सो सेम होता है। तो एक वर्ड है आपका आइसोमर्स, ठीक है। आइसो का मतलब सेम है, बट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, अलग अलग। तो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम हो, बट स्ट्रक्चर्स क्या हो जाए, अलग अलग, उनको हम लोग बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है शिवानी। करेक्ट है, आपका आंसर सही है। और एक वर्ड बेटा आप लोगों ने सुना होगा, होमोलोगस, है ना, होमोलोगस। ये होमोलोगस और आइसोमर में क्या डिफरेंस है ये बताओ। होमोलोग क्या होते हैं? आइसोमर्स का तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, जनरल फॉर्मूला भी सेम है। होमोलोगस जो स्पीसीज होते हैं उनमें क्या होता है, देखो आइसोमर भी नाम आएगा, होमोलोगस स्पीसीज भी आएंगे। दोनों के हमें पढ़ने, दोनों स्पीसीज हमको पढ़ने होते हैं। हमें जानना ये है कि ये होमोलोगस स्पीसीज क्या है, होमोलोग किसको बोलते हैं, ठीक है। होमोलोग किसको बोलते हैं, तो ऑल दोज कंपाउंड्स, इनमें अलग है डेफिनेशन, ऑल दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम, इनके पास क्या होता है, सेम जनरल फॉर्मूला होता है, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप इनका होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो जाएगा, वो ग्रुप नहीं बदलता, बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है। इनके में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, अलग होगा। ये बात को हाईलाइट करना कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, अलग होता है। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था, सेम था। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, अलग होता है। इनमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसमें सेम भी हो सकता है और अलग भी। जब फंक्शनल आइसोमर पढ़ोगे देखोगे, फंक्शनल आइसोमर फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है, कहीं कहीं फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, चेन आइसोमर हो जाते हैं। तो ये सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी फंक्शनल ग्रुप, बट होमोलोगस में हमेशा क्या होगा, सेम होगा। जो होमोलोगस स्पीसीज है, जितने भी होमोलोगस स्पीसीज है, होमोलोगस स्पीसीज का खास बात ये है कि दे हैव डिफरेंस ऑफ SCH2 यूनिट,
ठीक है, एक CH2 यूनिट का और 14 ग्राम का डिफरेंस होता है। क्या होता है, या तो एक CH2 यूनिट, अब CH2 यूनिट देखो 14 ग्राम ही आएगा, कार्बन का मास 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2, तो टोटल 14 ग्राम, या इसी को AMU भी लिखता है। 14 AMU का डिफरेंस होगा दो कंपाउंड में, या तो एक CH2 यूनिट का डिफरेंस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोलोगस। ओरिजिन सेम है, बस एक CH2 यूनिट क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेथेनॉल में देखो, ये CH3OH है, मिथेनॉल है, इसको हम अगर इथेनॉल लिख दें तो इन दोनों के बीच में एक एक्स्ट्रा क्या आया है, वो एक्स्ट्रा देखो बेटा ये CH2 है ना। तो दोनों का परिवार सेम है, बस एक CH2 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो दोनों का ओरिजिन सेम है, बस डिफरेंस किसका होगा, एक CH2 यूनिट का। जैसे दूसरा एग्जांपल देखो इसी का, मेथेन CH4 है ना, और दूसरा हमने इसमें क्या लगा दिया, इथेन। तो ये इथेन में एक अंतर क्या है, सिर्फ CH2 का, क्योंकि अगर मेथेन को हम ऐसे ना लिख के CH3H लिखते, तो एक CH2 इसी के बीच में हमने जोड़ दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ये CH3, तो दोनों आपस में क्या हो गए, होमोलोगस हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, होमोलोगस। ये आइसोमर नहीं है। अब देखो ना, इथेनॉल में आपका 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, जबकि मिथेनॉल में आपका 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। तो इनका ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमेशा सेम होता है। तो आप जब स्ट्रक्चर दिया होगा तो जरूर अच्छे से देख के पहचान लेना कि वो होमोलोगस है या आइसोमर है। होमोलोगस, आइसोमर, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में, दोनों सेम चीज नहीं है। वेरी गुड इवनिंग विकास, दोनों सेम चीज नहीं है विशाल। अब ध्यान से देखो, हमें आइसोमर पढ़ना है। होमोलोगस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया, हमें पढ़ना है आइसोमर्स क्या होते हैं, और इनके पहले क्लासिफिकेशन करेंगे। तो आइसोमर का डिफिनेशन हमने कर लिया है, लेट्स स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, चलो आप लोग बताओ, कितने टाइप के आइसोमर जानते हो, कितने डिफरेंट टाइप के आइसोमर्स आप लोग जानते हैं, चलिए बताइए। आइसोमर कितने टाइप के होते हैं, जिसको आइडिया हो बता सकते हो, ठीक है, जिसको आइडिया हो बता सकते हो, आइसोमर्स कितने टाइप के होते हैं, 1 2 3 4, कितने टाइप के, किसी को नहीं पता है। आइसोमर बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल, या इसी को दूसरा नाम जाना जाता है स्ट्रक्चरल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर्स। ये दो आपके क्या है, मेन कैटेगरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दूसरा आपको जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कई कैटेगरी में बांटे गए, और स्टीरियो भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। ये मैं फुल क्लासिफिकेशन पहले आपको बता दूंगा, और जब पूरा क्लासिफिकेशन हो जाएगा तो एक एक चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा कि क्या डिफिनेशन होता है। ठीक है ना, 2 टाइप का। पहला है, इसमें आप पढ़ोगे चेन आइसोमर। ठीक है, चेन आइसोमर्स क्या होते हैं। दूसरा बेटा पढ़ोगे पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, पोजिशनल आइसोमर्स। और तीसरा आप पढ़ोगे इसमें फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। चौथा आप पढ़ोगे इसमें मेटामर, मेटामर्स। पांचवा पढ़ोगे इसमें रिंग चेन आइसोमर, रिंग और चेन आइसोमर्स। तो ये आप बेसिकली 5 कैटेगरी इसमें पढ़ोगे। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर में चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटा और रिंग चेन आइसोमर पढ़ोगे, ये 5 आइसोमर होते हैं। और स्टीरियो पढ़ोगे तो स्टीरियो में 2 टाइप का है, एक का नाम होता है कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल, और दूसरे का नाम होता है कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल। ये 2 अलग कैटेगरी है। ठीक है, कॉन्फिगरेशन और कॉन्फॉर्मेशनल, अभी आपको दोनों में बताऊंगा। ठीक, अब कॉन्फिगरेशनल में जब जाते हो तो हम लोग पढ़ते हैं एक जियोमेट्रिकल आइसोमर्स, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स,
और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। जो ब्रॉड कैटेगरी है उसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स, अभी ऑप्टिकल आइसोमर में बहुत सारा है, अभी सब बताऊंगा। और एक होता है हमारा क्या, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अब जब जियोमेट्रिकल की बात करोगे तो जियोमेट्रिकल में भी आप पढ़ोगे 3 टाइप, सिस ट्रांस, ठीक है, दूसरा पढ़ोगे आप इजेड आइसोमर, और चौथा पढ़ोगे आप सिन एंटी, सिन और एंटी आइसोमर। ये आप पढ़ोगे जियोमेट्रिकल। जब पढ़ने जाएंगे तो अंडर जियोमेट्रिकल का जो कैटेगरी है उसके अंदर आप पढ़ोगे सिस ट्रांस, इजेड और सिन एंटी आइसोमर इसके अंदर आते हैं। और जब ऑप्टिकल पढ़ने जाओगे तो ऑप्टिकल में जो 3 बेसिक हैं, एक है आपका कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, दूसरा है आपका आर और एस, तीसरा है आपका एरिथ्रो और थ्रियो, एरिथ्रो एंड थ्रियो। ये आप 3 बेसिक पढ़ोगे, इसके पहले बहुत कुछ पढ़ना है, डायस्टेरोमर, एनेंशियोमर, ईपीमर, एनोमर सब आएंगे, ठीक है ना। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल को, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन का भी मैं आंसर आपको करके दूंगा। कॉन्फर्मेशन में बेटा 2 टाइप का पढ़ोगे, आपके सिलेबस में है, एक ओपन चेन में है, ओपन चेन, और दूसरा आपको पढ़ना है साइक्लिक सिस्टम, ठीक है। तो साइक्लिक सिस्टम में आपके पास साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लिक सिस्टम में। और ओपन चेन सिस्टम में आपको बहुत सारा पढ़ना है, इथेन पढ़ना है, एन ब्यूटेन पढ़ना है, एन ब्यूटेन पढ़ना है, और आपको पढ़ना है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। इतना कुछ आपको सिलेबस पढ़ना। साइक्लोहेक्सेन में भी देखोगे सब्स्टिट्यूटर साइक्लोहेक्सेन भी है, तो इतनी आपको चीजें डिटेल्स में पढ़नी है। अभी मैं अब सबको एक एक करके डिफाइन करूंगा कि किसका क्या मीनिंग है। हर एक चीज का अपना अपना मीनिंग है और सबके बारे में हमें जानना जरूरी है। 1 बाय 1 हम लोग चलेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 आपको चलेंगे। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसके बिना आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिक्कतें होंगी। आगे जैसे जैसे सेमेस्टर में आप आगे बढ़ोगे, आप लोग देखोगे जैसे जैसे सेमेस्टर में आगे जाओगे, जब ऑर्गेनिक आएगा तो बिना स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऑर्गेनिक नहीं होने हैं। तो आप किसी भी स्टेज पे ये नहीं सोच सकते हो कि बिना ऑर्गेनिक इसको स्टीरियोकेमिस्ट्री के पढ़े में ऑर्गेनिक समझ में आ जाएगा, तो आप भूल जाओ। आप अब जैसे आगे बढ़ोगे स्टीरियोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल आएगा, और उसके बिना आपसे केमिस्ट्री होने वाली नहीं है। तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना ही है, और केमिस्ट्री पढ़ना है तो आपको स्टीरियो पढ़ना ही है, अगर आप केमिस्ट्री से आगे जा रहे हो तो। और कोशिश यही करो केमिस्ट्री से आगे जाओ, बिकॉज एन नंबर ऑफ स्कोप्स हैं, जॉब की कोई कमी नहीं है केमिस्ट्री में। तो कोशिश करो कि अगर आपको समझ में आ जाए तो आप इसको लेके आगे बढ़ो, ठीक है ना। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज। यहाँ पे नाम जैसे मैंने लिया कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल। तो वो सभी आइसोमर जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर में डिफरेंस, एटम की लिंकिंग अलग होने की वजह से, जुड़ने का जो तरीका है एटम का, जैसे ये है आपका चेन ऐसे जुड़ा है, कोई ऐसे जुड़ जाए, है ना, कोई ऐसे सीधा चेन बना ले। तो जब स्ट्रक्चरल डिफरेंस इस वजह से आए कि लिंकिंग या कॉन्स्टिट्यूशन जो है एटम का, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बदल जाए, तो ऐसे आइसोमर को बोलते हैं स्ट्रक्चरल और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। तो ऑल दोज आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different in structure is due to लिंकिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस की वजह से हो, ऐसे आइसोमर को बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो ना, एग्जांपल के तौर पे ये हमने लिया, यहाँ पे हमने सी लगा, इसको एन क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन बोलते हैं। बट अभी इसी क्लोरीन को यहाँ से यहाँ लगा दिया तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन। तो क्या हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ ना, लिंकेज चेंज हुआ। जो अभी क्लोरीन टर्मिनल कार्बन था साहब कहाँ गया, सेंट्रल पे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल चेंज आ गए हैं ग्रुप या एटम को पोजीशन बदलने की वजह से। तो these isomers are referred as constitutional और structural isomers। क्लियर है बात, ये बात आपको समझ में आ गई सभी को, ये फंडा कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। तो स्टीरियो का मतलब होता है 3D स्पेस,
ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस आपका चारों तरफ दिख रहा है इसको बोलते हैं 3D स्पेस। तो ऐसे सभी ग्रुप या एटम जिनका फॉर्मूला सेम हो बट उनमें जो डिफरेंस आए 3D स्पेस में ग्रुप या एटम का पोजीशन बदलने की वजह से। जब 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी ग्रुप या एटम का पोजीशन बदलता है तो जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं 3D स्पेस में उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर में जो भी डिफरेंस होता है वो 3D स्पेस में ग्रुप और एटम का ओरिएंटेशन बदलने की वजह से आता है। जैसे मान लो अभी आपको ये दो ग्रुप ऐसे दिख रहे हैं ना, रेड वाला आपके इस साइड दिख रहा है, ब्लू वाला आपके राइट साइड। अभी हो सकता है इसी स्पेस में एक आपके साइड ऐसे चला जाए और एक ऐसे हो जाए, या हो सकता है एक आपका यहीं रहे 3D स्पेस में ऐसे बदल जाए, ठीक है, हो सकता है दोनों ऐसे हो जाए। तो सिर्फ चेंज क्या हो रहा है 3D स्पेस में इनका ओरिएंटेशन बदल रहा है, हमारे साइड आ जाए, तुम्हारे साइड चला जाए, लेफ्ट हो जाए, राइट हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए। तो जब 3 डायमेंशनल स्पेस में ग्रुप या एटम का ओरिएंटेशन बदलता है उसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होती है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स। हमें पहले ये मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये छोटा सा इसको आपको बाद में पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहले हमें स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, डिले नहीं करते हैं, आज से ही स्टीरियो आइसोमर्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? सभी बच्चों को कल जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको टेलीग्राम का चैनल बोल देना, सब लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैं डेली पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं डेली इसको पढ़ाऊंगा और आपको पूरा कंप्लीट करना है एग्जाम के पहले। दिसंबर तक में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, दिसंबर के पहले ही कोशिश करेंगे खत्म हो जाए, ताकि आप लोग को एक चैप्टर और बचेगा रिएक्शन मैकेनिज्म, वो क्लास में पढ़ा दूंगा। तो चलो आगे, पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं और उनके क्लासिफिकेशन, फिर एक एक करके पूरे डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशनल कॉन्फॉर्मेशनल के बारे में भी डिटेल आपको बता देते हैं। देखो, कॉन्फ़िगरेशनल एक होता है और दूसरे का नाम है कॉन्फॉर्मेशनल, है ना? तो आप कैसे डिफाइन कर रहे हो कॉन्फ़िगरेशनल क्या और कॉन्फॉर्मेशनल क्या, कैसे डिफाइन कर रहे हो? हाउ विल यू डिफाइन कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होते हैं? कैसे डिफाइन किया जाएगा? कोई स्टूडेंट बता सकता है? कोई भी? कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं? तो ऐसे सभी आइसोमर, ठीक है, ऐसे सभी आइसोमर जो या तो बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग से आए हो, बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग की वजह से। ठीक है, तो दोज आइसोमर्स which arises due to bond making or bond breaking of molecule, such isomers are called configurational। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड टूट गया, तो उसकी वजह से अगर चेंजेज आ रहे हैं, 3 डायमेंशनल चेंजेज आ रहे हैं 3D स्पेस में, तो उनको हम लोग नाम देते हैं कॉन्फिगरेशनल। तो those isomers which are those isomerism which is arises due to bond breaking or bond making in 3D space are called configurational isomers। ठीक है, और दूसरा है कॉन्फॉर्मेशनल, है ना? तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में देखो क्या होता है, ये होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन। देखो ये फ्री रोटेशन देख रहे हो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये दोनों हाथ मेरा क्या हो रहा है, फ्री रोटेट हो रहा है। तो ये 3D स्पेस में भी ऐसे है, धीरे धीरे रोटेट होगा, ऐसे होते होते 360 फिर वापस आ जाएगा। ये रोटेशन क्या है बेटा, फ्री है। तो अगर 3 डायमेंशनल स्पेस में कार्बन कार्बन या किसी सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन की वजह से 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 150, 200, 500, 500 अपने 360 तक की, 0 से 360 के बीच में जो रोटेशन होने से स्ट्रक्चर अलग अलग आ रहे हैं 3 डायमेंशनल स्पेस में, उनको बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। तो कॉन्फॉर्मेशन अराइज होता है जब 3D स्पेस में कार्बन कार्बन फ्री रोटेट करते हैं। ठीक है, और जहां पे बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग से आता है उसको कॉन्फिगरेशनल, और फ्री रोटेशन से जो आता है उसको हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बोलते हैं। समझ आया सभी को? बताओ सभी को समझ आया ये दोनों बातें जो मैंने समझाई अभी, कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फिगरेशन? क्या ये सभी को क्लियर हुआ कि कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्फिगरेशन क्या होता है? जरा जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ क्या होता है कॉन्फिगरेशन कॉन्फॉर्मेशन?
बताइए। बताइए क्या होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्या होता है। जल्दी से बताओ, किसी को समझ आया कि नहीं आया, या फिर आगे चलो। चलिए, सभी लोग जल्दी से बताओ। समझ आ गया, तो आगे चला जाए। देखो अब नेक्स्ट क्या है। अब हम आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाने जा रहे हैं। पहले कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा कॉन्फॉर्मेशनल। तो पहले कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल में ऑप्टिकल। तो अब एक एक डेफिनेशन आपको लिखवा देते हैं। आप अपने कॉपी में पूरे डेफिनेशन लिख लो, और देखो कितनी आसानी से आप समझ जाओगे पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, और आपको सब कुछ आएगा। बस पेशेंस रखो, वन बाय वन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशनल। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। स्टीरियो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। स्टीरियो का डेफिनेशन लिख लोगे, सभी लोग स्टीरियो का डेफिनेशन लिख लोगे? बता बच्चों, क्या आप सभी स्टीरियो का डेफिनेशन लिख ले जाओगे कि नहीं लिख ले जाओगे? सभी लोग स्टीरियो का डेफिनेशन लिख लोगे ना, पक्का ना? तो चलो आगे देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स। सबसे पहले इसमें आपको देखना ये है कि कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं। it is arises due to bond making or bond breaking around or bond breaking around कार्बन कार्बन, कार्बन कार्बन हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकता है, या किसी रिंग सिस्टम में, ठीक है ना। किसी साइक्लिक रिंग सिस्टम में या तो बॉन्ड बनने की वजह से या तो बॉन्ड के टूट जाने की वजह से जो अराइज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहे जाते हैं, ठीक है। सभी लोगों को समझ में आया उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स हम लोग बोलते हैं। डन। अब इनमें आपको सबसे पहले हमें पढ़ाना है ऑप्टिकल आइसोमर्स। ऑप्टिकल आइसोमर्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर, नाम से ही जाओ इसके। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट, है ना। ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? लाइट। तो ऐसे सभी चीज हैं, ऐसी सभी आइसोमर जिनका लाइट से बिहेवियर हो, ठीक है। लाइट के साथ क्या हो? कुछ ना कुछ बिहेवियर लाइट के साथ शो करते हो, तो उन आइसोमर्स को हम लोग नाम देंगे ऑप्टिकल आइसोमर। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से आप लोग समझोगे कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे दिखते हैं, और क्या कंडीशन है जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आएगा। तो बस देखते जाओ, मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, सभी लोग डायग्राम देखना, उसको पहचानने की कोशिश करना। मैं आपको डायग्राम दिखाने जा रहा हूँ। हेडिंग डाल लो ऑप्टिकल आइसोमर, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर, क्योंकि पूरी कहानी ऑप्टिकल आइसोमर की जुबानी। ऑप्टिकल आइसोमर, आज मैं पूरा डायग्राम आपको समझा दूंगा, और डायग्राम समझ के फिर इसको हम लोग डिफिनेशन, इसके जितने भी टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, सब लिख के कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो डायग्राम क्या है। एक जो बेटा व्हाइट लाइट जल रहा है आपके, जो आप बैठे हो जहाँ पे, एक व्हाइट लाइट आपका ट्यूब लाइट जल रहा होगा, है ना। तो जो ट्यूब लाइट आपका जल रहा है उसमें से व्हाइट लाइट निकल रही है। अब जरा मेरे को ये बताओ, वो व्हाइट लाइट हर डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रही है कि सिर्फ आपको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट होते हुए दिख रहा है? प्रोपगेशन का मतलब फैलना होता है। तो हर तरफ फैल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही फैल रहा है, ये बताओ। जो व्हाइट लाइट आपका ट्यूबलाइट घर में जल रहा है जहां बैठे हुए हो, वो व्हाइट लाइट जो प्रोपगेट हो रहा है वो हर जगह प्रोपगेट होता है, या बस एक ही डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है? बताइए। उसका प्रोपगेशन क्या एवरी डायरेक्शन में इक्वल है या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है? जल्दी बताओ सभी लोग।
फटाफट कमेंट करो, लेजीपंथी नहीं, फटाफट कमेंट करके बताओ किधर डायरेक्ट हो रहा है, किधर प्रोपगेट हो रहा है, प्रोपगेशन का डायरेक्शन क्या है। ये है आपका व्हाइट लाइट, ये क्या है आपका व्हाइट लाइट, और हम जैसा कि देख पा रहे हैं ये ऑल डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा है, ठीक है, प्रोपगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, प्रोपगेटेड इन ऑल डायरेक्शन। अब अगर हर डायरेक्शन में कोई जा रहा है, जैसे कहते हैं ना पढ़ रहे हो कोई डायरेक्शन ही नहीं, हर जगह कुछ भी, एसएससी का फॉर्म भर रहे हो, रेलवे का फॉर्म भर रहे हो, यूपीएससी का फॉर्म भर रहे हो, बीएससी का फॉर्म भर रहे हो, एमएससी का फॉर्म भर रहे हो, टीचिंग का फॉर्म भर रहे हो, किसी हर चीज का फॉर्म भरे जा रहे हो, आपका कोई टारगेट है ही नहीं, डायरेक्शनल नहीं हो ना, नॉन डायरेक्शनल हो, कहीं भी जा रहे हो हर डायरेक्शन में, तो आपको सक्सेस मिलने का रेट क्या होगा, मिनिमाइज हो जाता है। तो हमें क्या, अगर सक्सेस चाहिए तो वी हैव टू डायरेक्टेड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मुझे इसी चीज में जाना है, इसी फील्ड में जाना है। तो व्हाइट लाइट नहीं बनना है हमको, क्या बनना है, प्लेन पोलराइज लाइट बनना है, वही आ रहा है प्लेन पोलराइज लाइट। व्हाइट लाइट क्यों नहीं बनना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो व्हाइट लाइट होता है, व्हाइट लाइट वो हर डायरेक्शन में इक्वली प्रोपागेट होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, इक्वली प्रोपागेट। तो अब ये काम का नहीं था, तो इसको सही करने के लिए एक स्लिट लगाया गया, ठीक है। स्लिट होता है जो एक, मतलब ऐसा मान लो कि पूरे दीवार में छोटा सा छेद कर दो जहां से लाइट निकल के बाहर आए, तो क्या होगा, आपके घर में दीवार है, आपको मान लीजिए दीवार के पीछे सन है, ठीक है, वो दीवार में एक पतला सा छेद करोगे तो बस उसी पतले छेद से लाइट आएगी ना, उस लाइट को हमें पता है कहाँ ले जाके गिराना है, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही गिरता है। तो स्लिट का काम ये है कि फैलते हुए लाइट को रोक देगा, और इधर चारों तरफ क्या होता है, डार्क। इस जो स्लिट देख रहे हो, स्लिट के इधर जो होता है सब क्या होता है, डार्क होता है कंप्लीट। तो स्लिट क्या करेगा, इधर जो लाइट होगा, इस साइड जो भी लाइट दिख रहा होगा, इन सबको रोक देगा, इस लाइट को इधर आने नहीं देता। इस लाइट को भेजते हैं एक स्पेसिफिक प्रिज्म से जिसका नाम होता है निकोल्स प्रिज्म। क्या नाम होता है, निकोल्स प्रिज्म। निकोल्स प्रिज्म एक स्पेसिफिक प्रिज्म है, ऐसे मान कर चलो ये एक फिल्टर है जो एक पर्टिकुलर, मान लो सपोज कर लो कि ये वर्टिकल लाइन में जो भी लाइटें होंगी उनको तो बाहर जाने देगा, बाकी जो भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है उनको पास नहीं होने देता है। तो एक तरीके से इसको मान लो कि फिल्टर है जो क्या करता है, सिर्फ उन्हीं लाइट को बाहर आने देता है जो वर्टिकली प्रोपगेट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, वर्टिकली प्रोपगेट हो रही हैं, इनको बाहर आने देता है, बाकी लाइटों को क्या करता है, फिल्टर करके पीछे फेंक देता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, LIGHT, ठीक, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में इसको PPL कहा जाता है, ठीक है ना। और ये PPL याद रखिएगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट देखो क्या हो रहा है, सभी को दिख रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब सबको समझ में आ रहा है। हाँ बेटा अमन, वो हर जगह था, बट प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या हर जगह है, बताओ। PPL जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या ये हर जगह है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। तो इस लाइट का प्रोपगेशन क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो लाइट्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्लेन पे ही पोलराइज होते हैं, इनका डायरेक्शन जो होता है किसी एक पर्टिकुलर प्लेन पे होता है, ये हर प्लेन पर प्रोपगेट नहीं होते हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर दोज लाइट व्हिच आर प्रोपगेटेड इन ओनली वन प्लेन या ओनली वन डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन में प्रोपगेट नहीं होते हैं। तो अब इस लाइट को हमें जिस कंपाउंड की स्टडी करनी है उस पर गिरा दो। ये होता है आपका, इसको बोलते हैं पोलारीमीटर ट्यूब। इसी के अंदर अपना सैंपल भरा होता है कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, हमें इसी कंपाउंड का पता लगाना है। और इस ट्यूब का नाम है पोलारीमीटर ट्यूब, ठीक है, पोलारीमीटर ट्यूब। ये क्या कंटेन किया हुआ है, इसके अंदर भरा है आपका सैंपल, जिस सैंपल की हमें स्टडी करनी है कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, ठीक है। तो जब ये प्लेन पोलराइज लाइट इसमें टकराएगा तो तीन बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं, तीन बातें। पहली बात ये लाइट जो है वो रोटेट हो जाए क्लॉकवाइज, किधर हो जाए, रोटेट क्लॉकवाइज। दूसरा हो सकता है ये लाइट किधर रोटेट हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी
क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इसका डायरेक्शन इधर घुमा दोगे तो एंटी, इधर घुमा दोगे तो क्लॉक। तो देखो ना, ये राइट साइड घुमाया तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको उल्टा घुमा दिया तो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और तीसरा भी डायरेक्शन है कि कुछ ना हो, जैसे आया था सीधे आया और सीधे चला गया, जैसे आया वैसे ही निकल लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, नो चेंज। तीसरे वाले केस में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। तो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, एक्टिविटी का मतलब कुछ ना कुछ एक्शन हो। अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो कोई ना कोई एक्शन हो। तो इन तीनों में केस में बताइए कौन सा केस ऑप्टिकल इनएक्टिव है, पहला, दूसरा या तीसरा? इन तीनों केस में विच इज ऑप्टिकल एक्टिव? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए सभी लोग। कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव है? तो बता रहा है, जल्दी कमेंट करो। सभी लोग जल्दी से बताओ। चलिए इसका कमेंट करो। मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, कौन सा इसमें ऑप्टिकल एक्टिव, कौन सा ऑप्टिकल इनएक्टिव है? पहला, दूसरा, तीसरे में कौन सा केस ऑप्टिकल एक्टिव है? इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि लाइट ने इसके साथ कुछ बिहेव ही नहीं किया, जैसे था सीधे चला गया, मरे की तरह पड़ा था, सीधा निकल गया। तो जो बिहेव नहीं शो करते उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो दूसरा वाला ऑप्टिकल इनएक्टिव है, पहला दूसरा दोनों ऑप्टिकल एक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। अगर लाइट को रोटेट किया, प्लेन पोलराइज लाइट के साथ बिहेवियर शो किया तो ऑप्टिकल एक्टिव है, ठीक है ना। तो क्या है, वो ऑप्टिकल एक्टिव है। और जो नहीं बिहेव किया ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्लॉकवाइज किया इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज किया इसको हम लोग बोलते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। अगर एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लीवो रोटेटरी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल और माइनस साइन से, ठीक है, या तो स्मॉल एल से या तो माइनस साइन से। और डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से करते हैं या तो हम लोग करते हैं प्लस साइन से, ठीक है। तो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है और एक होता है लीवो रोटेटरी। क्लॉकवाइज होगा डेक्स्ट्रो स्मॉल डी या पॉजिटिव साइन, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो लीवो रोटेटरी या स्मॉल एल या माइनस साइन। कोई रोटेशन नहीं हो तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव। समझ में आया? अब इसमें आपको बताना, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी मेजरमेंट। तो सभी लोग क्वेश्चन मैंने पुट किया है, सभी लोग इसका आंसर बताओ कि क्या आंसर होगा, ठीक है। किस इंस्ट्रूमेंट में ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेजरमेंट जो आपके आंखों के सामने है, ये पूरा मेजरमेंट एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है बेटा। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए सभी लोग। चलिए उस इंस्ट्रूमेंट का सभी लोग नाम बताइए। मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया है, इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए, जिसको पता हो बता सकता है। एनीवन? किसी को कुछ नहीं पता है? इंस्ट्रूमेंट का बस बेटा नाम बताना है, किस इंस्ट्रूमेंट में होता है, जिसको पता हो बता सकता है ना, कुछ भी जिसको पता हो बताओ, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। ये पूरा जो मेजरमेंट होता है, ये मेजरमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलारीमीटर ट्यूब, सॉरी पोलारीमीटर ट्यूब नहीं, ट्यूब तो हम ऑलरेडी इसको बोलते हैं। तो होल इंस्ट्रूमेंट जिसके अंदर ये पूरा प्रोसेस होता है उसका नाम है पोलारीमीटर। क्या नाम है? पोलारीमीटर, नाम याद रखना। पोलारीमीटर में ये पूरी स्टडी होती है। तो दिस होल प्रोसेस विच आर measurement is optical activity is done, that is called polarimeter.
समझ आया सबको? ये क्या है आपका पोलारीमीटर ट्यूब है। पोलारीमीटर ट्यूब पोलारीमीटर के अंदर भरा होता है, तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोलारीमीटर। सबको क्लियर है? एवरीवन इज ओके? ठीक है, तो आज पोलारीमीटर ट्यूब तक बस मैं यहीं तक रखूंगा। ठीक है, कल इसके आगे चालू करेंगे कि किसी कंपाउंड को ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, कोई कंपाउंड किन किन कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकता है। तो आज आपने देखा कि आइसोमर्स क्या होते हैं और पोलारीमीटर ट्यूब क्या है, कैसे कंडीशन में कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होता है और किस कंडीशन में कोई कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। तो हमने आज यहाँ तक देखा। कल इसके आगे का पार्ट देखेंगे, सिमेट्री क्या होते हैं मॉलिक्यूल की, किस कंडीशन में मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। तो आप सभी लोग जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, वीडियो को आज ही कर दो और उनको कल से बता देना कि 10 बजे से 10:15 से मैं लाइव क्लास लूंगा डेली, ठीक है ना। तो आज यहीं तक सभा, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम में सेम कंटेंट लेके, आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ समझेंगे पॉइंट वाइज, बस रेगुलर रहना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, आज यहीं पर रोकते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक थैंक यू सो मच, विल सी यू अगेन। कल थोड़ा पढ़ के आइएगा कि सिमेट्री क्या होता है, कौन कौन सी सिमेट्री होती है और कैसे सिमेट्री लगाई जाती है, कल आपको ये चीजें बताऊंगा, ठीक है। चलो तब चला जाए, गुड नाइट। हाँ बेटा, अभी आपने सही बताया, पोलारीमीटर ट्यूब नहीं, इंस्ट्रूमेंट का नाम पोलारीमीटर है, उसके अंदर छोटा सा ट्यूब लगता है, उसको पोलारीमीटर ट्यूब बोलते हैं, ठीक है ना। तो पोलारीमीटर ट्यूब इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है। चलो, गुड नाइट, बाय बाय।